आज हम एक और भयानक केस पर चर्चा करेंगे। दुनिया में हर हत्यारा पूरी प्लानिंग के साथ हत्या करता है, लेकिन कुछ ही मामलों में हत्यारा अपने इरादों में सफल हो पाता है। ज्यादातर मामलों में हत्यारा कुछ ना कुछ सुराग या निशान छोड़ देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ मुंबई के मुहिम बीच में, जहां सिर्फ एक शर्ट पर लगे लेबल ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचाया। इस केस को आज भी पुलिस ट्रेनिंग सेशंस में नए अधिकारियों को सिखाया जाता है। मुंबई, जो भारत के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से एक है, अपनी सुंदर मुहिम बीच के लिए भी जाना जाता है, जहां लोग अक्सर घूमने आते हैं। तारीख थी 2 दिसंबर 2019 और लोग शाम के समय समुद्र के किनारे सूर्यास्त में आए थे। करीब 4:30 समुद्र की तेज लहरें एक सफेद सूटकेस को किनारे पर बहाकर ले आई। पहले तो यह सूटकेस सामान्य दिख रहा था, जैसा कि लोग आमतौर पर हवाई यात्राओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। उत्सुक राहगीर उस सूटकेस के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका तो जो देखा उससे उनकी चीखें निकल गई। इसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया गया और कुछ ही मिनटों में जब पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और सूटकेस को पूरी तरह खोला तो उसके अंदर उन्हें एक इंसान का बायां हाथ और दायां पैर मिला। इसके साथ ही एक काले प्लास्टिक के बैग में एक आदमी के कटी हुई निजी अंग थे। इसके अलावा सूटकेस में कुछ कपड़े भी मिले, जिसमें 2 शर्ट, एक दर्जी द्वारा बनाई गई पैंट और एक काली स्वेटर शामिल थी। इन कपड़ों को इस तरह रखा गया था कि खून इनसे अवशोषित हो जाए और सूटकेस से बाहर ना बहे। यह देखते ही पुलिस अधिकारियों ने अपने पास के थाने से संपर्क किया और जल्द ही एक टीम को घटना स्थल पर बुलाया। पुलिस ने वहीं आसपास के मछुआरों को भी बुलाया और उनसे समुद्र में और सूटकेस की तलाश करने को कहा, क्योंकि पुलिस को संदेह था कि हत्यारे ने शव को टुकड़ों में काटकर सूटकेस में भरकर समुद्र में फेंक दिया होगा। हालांकि मछुआरों और पुलिस ने काफी खोज की, लेकिन उन्हें और सूटकेस नहीं मिला। पुलिस ने उस सूटकेस को जब्त कर लिया और उसके अंदर मिले मानव अंगों को मुंबई के सायन अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। अब पुलिस ने तेजी से अपनी जांच शुरू कर दी और मुहिम बीच के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। पुलिस को जिस अवस्था में शव के अंग मिले थे, उससे यह अनुमान लगाया गया है कि हत्या 5-6 दिन पहले की गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने नवंबर 2019 के अंतिम सप्ताह से 2 दिसंबर तक मुंबई में लापता लोगों का डेटा इकट्ठा किया, लेकिन किसी का भी हुलिया सूटकेस में मिले हाथ और पैर से मेल नहीं खा रहा था। आखिरकार पुलिस ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच, जो कि राज्य पुलिस विभाग का एक विशेष जांच विभाग है, ने इस केस को सुलझाने के लिए 5 टीमों का गठन किया। एक टीम ने सायन अस्पताल से मिले हाथ के फिंगरप्रिंट्स की जांच शुरू की, जबकि दूसरी टीम ने सूटकेस में मिले कपड़ों की जांच की। इनमें से एक शर्ट पर दर्जी द्वारा लगाया गया लेबल था, जिस पर लिखा था अल्मो मेंस वियर। पुलिस ने इस शर्ट को दर्जी से जोड़ने की कोशिश की और जल्द ही उन्हें पता चला कि यह दुकान केला पश्चिमी मुंबई में स्थित है। और जब पुलिस दर्जी के पास पहुंची और उसे शर्ट दिखाई तो दर्जी ने तुरंत इसे अपना काम बताया और अपनी रसीदों में से उस शर्ट की बिल ढूंढ निकाली। इस बिल पर लिखा था कि शर्ट एक व्यक्ति के लिए बनाई गई थी, जिसका नाम बेनेट रेबेलो था। हालांकि बिल पर उसका फोन नंबर या पता नहीं था। पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद ली और बेनेट रेबेलो नाम से फेसबुक पर सर्च किया। कुछ प्रोफाइल्स की जांच के बाद पुलिस को एक ऐसा प्रोफाइल मिला जिसमें बेनेट की तस्वीरें थीं।
जिनमें उसकी बाहों का हुलिया सूटकेस में मिले हाथ से मेल खा रहा था। एक फोटो में वह वही स्वेटर पहने हुए था जो सूटकेस में मिला था। पुलिस ने इसके बाद उस पते पर जाकर जांच की, लेकिन घर बंद था और पड़ोसियों ने बताया था कि बेनेट एक म्यूजिशियन था और पिछले कुछ दिनों से उसे देखा नहीं गया था। साथ ही उसकी 19 वर्षीय बेटी आराध्या पाटिल भी गायब थी। जब पुलिस ने बेनेट के घर की तलाशी ली तो उन्हें आराध्या की डायरी मिली, जिसमें उसने लिखा था, पापा माफ करना, मैंने आपको मार डाला। इस पत्र से पुलिस को समझ आ गया कि हत्या बेनेट की बेटी आराध्या ने ही की थी, लेकिन अब तक एकत्र किए गए सबूतों से यह पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि बेनेट को वास्तव में उसकी बेटी आराध्या ने मार डाला था या नहीं। आराध्या वास्तव में बेनेट की गोद ली हुई बेटी थी। यही कारण है कि पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए आराध्या का फोन नंबर कंट्रोल रूम में भेजा। तब पुलिस को पता चला कि आराध्या का सेल फोन महिम बीच से 7.8 मीटर दूर गतकपार नामक उपनगर में सक्रिय था। यह जानने के बाद पुलिस ने तुरंत आराध्या के स्थान का पता लगाया और उसके पास पहुंची। शुरुआत में पुलिस को देखकर आराध्या पूरी तरह से चौंक गई। पुलिस ने फिर शांति से उससे पूछा कि क्या आप बेनेट रेबेलो की बेटी हैं? इस पर आराध्या ने जवाब दिया कि हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। पुलिस ने उससे पूछा कि बेनेट इस समय कहाँ है? इस पर आराध्या ने जवाब दिया कि वह एक संगीत समारोह के लिए विदेश गए हैं। आराध्या ने अपने प्रेमी को बताया कि जिस आदमी के साथ वह बेनेट रेबेलो के साथ रह रही थी वह उसका जैविक पिता नहीं था, लेकिन उसने उसे गोद लिया था। पहले तो उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई बेनेट ने उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और आराध्या के प्रेमी यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और उससे पूछा कि अगर बेनेट उसके साथ यह सब कर रहा था तो उसने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई। उस दिन के बाद से उसके प्रेमी का दिल बेनेट के प्रति नफरत से भर गया था और जब भी वह आराध्या से मिलता था तो वह उससे कहता था कि बेनेट को ऐसा करना चाहिए। अपने प्रेमी से यह सब सुनने के बाद आराध्या को अपने पिता के प्रति गुस्सा और भी बढ़ने लगा। उन दोनों ने 23 नवंबर 2019 को फैसला किया कि वे बेनेट को मार देंगे। तारीख 26 नवंबर 2019। बेनेट उस दिन घर से बाहर था और बेनेट के लौटने से पहले उसे रात में घर आना था। आराध्या का प्रेमी थोड़ी देर के लिए उनके घर आया। आराध्या और उसका बॉयफ्रेंड घर में अकेला था। इस दौरान वह बार बार उससे कहता रहा कि जिसने उसके साथ इतना घिनौना काम किया है वह जीने के लायक नहीं है। इन सब के कारण आराध्या का अपने पिता के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। इसलिए जब बेनेट उस रात घर आया तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसने उसे गुस्से में देखा, आराध्या ने बेनेट से पूछा कि तुमने मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों किया? तुम एक अच्छे पिता की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आराध्या को इतना गुस्से में देखकर बेनेट को एहसास हुआ कि उसके प्रेमी ने उसके साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ की है। इसी वजह से ऐसा करने की कोशिश की। घर से एक गिटार उठाया और आराध्या के प्रेमी के सिर पर उसने बेनेट ने मारा। लेकिन तभी आराध्या ने बेनेट पर पीछे से दांतों की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। जिसके बाद प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर बेनेट को बुरी तरह से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर बेनेट को रसोई में खींच ले गए, जहां उन्हें पता चला कि वह इसके लिए अभी भी जीवित है। कारण आराध्या एक मच्छर भगाने वाला स्प्रे लेकर आई और पूरे कैन बेनेट के मुंह में खाली कर दी। हालांकि बेनेट अभी भी जीवित थे, इसीलिए आराध्या ने अपनी रसोई से चाकू उठाया और अपने हाथों से अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद वे बेनेट के शव को बाथरूम में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बेनेट के शरीर से खून पूरे घर में ना फैले, बल्कि बाथरूम की नाली से होते हुए शहर की जल निकासी प्रणाली में बह जाए। अगले दिन 27 नवंबर की सुबह आराध्या का प्रेमी फिर से उसके घर आया। वे पहले बेनेट के शरीर को काटने के लिए कुछ तेज चाकू खरीदने के लिए बाजार गए। उसके बाद उन्होंने खरीदे गए चाकू से बेनेट के शरीर को काटना शुरू कर दिया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद वे ऐसा नहीं कर पाए। बेनेट के शरीर को काटने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने चाकू को गैस पर गर्म कर दिया ताकि मांस को काटना आसान हो सके। पुलिस पूछताछ के दौरान आराध्या के प्रेमी ने खुलासा किया कि उन्होंने 27 नवंबर की रात को बेनेट को कुछ हिस्सों में काट दिया। बेनेट के शव को उन्होंने घर पर मौजूद एक सूटकेस में डाला और पास की नदी में इसे ठिकाने लगाने के लिए गए। उन्होंने 28 नवंबर को भी ऐसा ही किया, लेकिन इस बार उनके पास सूटकेस नहीं था और चूंकि बेनेट की मृत्यु को 2 दिन हो चुके थे, उसके शरीर से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। इस वजह से दोनों सबसे पहले एक किराने की दुकान पर गए और वहां से कुछ सामान लिया। 29 नवंबर को उन्होंने 2 और आधी फीट लंबे और 25 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम 3 पॉलीथीन बैग खरीदे। इसके साथ ही अंत में 10 दिसंबर, 11 और 13 दिसंबर को सिर बरामद कर लिया। पुलिस को कभी भी बेनेट के बाएं पैर का निचला हिस्सा नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने उन दोनों से और सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने एक और लड़के का नाम लिया जो पूरी घटना में शामिल था। दरअसल वह आराध्या के बॉयफ्रेंड का दोस्त था और बाद में पुलिस ने उस तीसरे संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया। अब यह पुलिस जांच में पता चला कि आराध्या को यह भी पता था कि उसके सौतेले पिता की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाएगी, इसलिए वे तीनों बेनेट की हत्या कर उसके शव को इस तरह ठिकाने लगाना चाहते थे कि कभी भी पता ना चले। इस कारण उन्होंने इंटरनेट पर यह भी खोजा कि किसी शव को कैसे ठिकाना लगाया जाए। हालांकि पुलिस जांच के दौरान आराध्या ने दावा किया कि वह 19 साल की है, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें उसका जन्म प्रमाण पत्र मिला, जिससे संकेत मिलता है कि वह वास्तव में 17 वर्ष की थी। इससे पुलिस आश्चर्यचकित रह गई कि 2 किशोर बच्चे इतना भयानक अपराध कैसे कर सकते हैं। फिर भी इस मामले में पुलिस ने आराध्या और उसके प्रेमी को किशोर हिरासत केंद्र में भेज दिया, जबकि उसके प्रेमी के दोस्त को जेल भेज दिया गया। 19 साल का था। फिलहाल तीनों संदिग्ध सलाखों के पीछे हैं और पुलिस ने 1300 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, लेकिन कोर्ट से उन्हें कितनी सजा मिली इसके बारे में अभी भी ऑनलाइन कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अगर इन तीनों संदिग्धों ने बेनेट की शर्ट नहीं पहनी होती हत्या के बाद एक सूटकेस में, शायद यह मामला कभी सुलझ नहीं पाता। उन्होंने तुरंत आराध्या को गिरफ्तार कर लिया, जिसने आगे की पूछताछ में बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की थी। इस तरह इस केस को हल किया गया। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहें, सतर्क रहें।